चैप्टर 3 जो है थोड़ा बड़ा चैप्टर है। 20% क्वेश्चन आते हैं। 20% वेटेज में 20 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे यहाँ से। ठीक है। और इस क्लास को कंप्लीट करने में कम से कम 2 क्लासेस तो लगेगी, 2 से 3 क्लास एटलीस्ट। आप सभी को मेरा ये कहना है कि 3 और 4 अच्छे से क्लियर हो जाए ना, आपको लाइफ में कभी फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। देखिए, तो चैप्टर 3 में क्या है कि अपने को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। What is the meaning of forward and future? Terminology related to future, payoff of future, pricing of future. Means chapter 3 is all about future and forward और application of future contract by speculators, hedges and arbiters. ठीक है। जैसे अपन कैश में क्या करते हैं, कैश कैश में अगर आज मुझे गोल्ड खरीदना है, सपोज आज मुझे गोल्ड खरीदना है, मैं मार्केट में गया, मार्केट में मैंने पूछा तो बोले कि 62,130 रुपीज चल रहा है फॉर 10 ग्राम। ओके, मैंने वो प्राइस दिया, मैं ओके, मैं एग्री हूं, मैंने उन्हें इतने पैसे पे किए और डिलीवरी ले ली गोल्ड की। तो इसे बोलते हैं कैश मार्केट ट्रांजेक्शन। मींस मैंने आज ही कैश दिया और आज ही डिलीवरी ले ली गोल्ड की। ठीक है। सपोज मुझे आज गोल्ड नहीं खरीदना है, मुझे 1 महीने बाद का खरीदना है। आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ मुझे गोल्ड खरीदना है। मैं आज गया, मैंने गोल्ड स्मिथ से बात की, ठीक है, कि मुझे 1 महीने बाद गोल्ड चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, 62,130 कैश प्राइस है। तो उन्होंने बताया कुछ एक्स्ट्रा मनी बताया कि एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे 62,337। ठीक है। तो मुझे गोल्ड खरीदना है, तो मैंने क्या किया, बाय किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी लॉन्ग फॉरवर्ड। मैं एग्री हो गया, ठीक है, मैं आप इतने पैसे आपको दे दूंगा और मुझे आप गोल्ड दे दीजिएगा। तो गोल्ड स्मिथ भी एग्री हो गए कि उनको भी सोल्ड करना है फॉरवर्ड। ठीक है, एग्री हो गए। तो वो कहलाए शॉर्ट फॉरवर्ड। मैं बाय करने गया हूं तो बाय फॉरवर्ड, लॉन्ग फॉरवर्ड, और वो सेल करने के लिए एग्री हो गए तो शॉर्ट फॉरवर्ड। 1 मंथ बाद, 1 महीने बाद मैं गया और 62,337 रुपीज पेड किया। ठीक है। और 10 ग्राम गोल्ड को मैंने उनसे ले लिया। तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड। मीन्स मैंने और उन्होंने दोनों एग्री हुए, ठीक है, इस प्राइस में लेना है। ठीक है, दोनों पार्टीज ने ऑब्लिगेशन अपनी कंप्लीट की, ठीक है, ऑफ अंडरलाइंग असेट्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है। तो व्हाट इज द एसेंशियल फीचर ऑफ फॉरवर्ड? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच होता है हमेशा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बाइलेटरल, दो पार्टीज के बीच होता है। कॉन्ट्रैक्ट लाइक प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, डिलीवरी टर्म लाइक प्लेस, सेटलमेंट प्रोसेस, वो फिक्स होता है सेम डे जिस दिन अपन कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले रहे हैं। तो इसे अपन फॉरवर्ड को क्या बोलते हैं, बाइलेटरल ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन, जहां कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, प्लेस सब निगोशिएट होता है मेरे और आपके बीच। जैसे आज मैंने क्लास ली, अगर मैं निगोशिएट कर लेता कि आज मुझे क्लास नहीं लेनी है, ठीक है, आपसे एग्रीमेंट हो जाता, ठीक है आज मैंने क्लास नहीं लेता, तो हम दोनों के बीच का वो कॉन्ट्रैक्ट है। ओके। तो ये होता है बाइलेटरल, दोनों के बीच का बातें हैं, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, प्लेस, ओवर द काउंटर बोला जाता है। ठीक है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अल्टरेशंस करना है, मीन्स ठीक है थोड़ा और टाइम दे दो, थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा कर दो, क्वांटिटी कम कर दो, क्वालिटी, ठीक है, प्राइस थोड़ा कम ज्यादा कर लो, तो दोनों पार्टीज अगर एग्री हैं तो हो सकता है। जैसे कॉरपोरेशन, ट्रेडर एंड इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस ओटीसी ट्रांजेक्शन को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उनको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए, बहुत बड़ा क्वांटिटी चाहिए रहता है। ठीक है। तो मेजर लिमिटेशंस क्या होती है फॉरवर्ड में? पहला होता है लिक्विडिटी रिस्क, क्योंकि बाय और सेल करना है आपको डिजायर क्वांटिटी। ठीक है। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? एबिलिटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट टू बाय और सेल द डिजायर, जितनी क्वांटिटी चाहो, 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 50 लाख क्वांटिटी खरीद ली। ठीक है, वो होती है लिक्विडिटी।
तो फॉरवर्ड तो टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट है, दो दो पार्टीज के बीच है ना, वो लिस्टेड है ना वो ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में, तो लिक्विडिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती है। सेकंड, काउंटर पार्टी रिस्क। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट डील हो गई आपके साथ, 1 महीने बाद मुझे आपको गोल्ड देना था, लेकिन मैं बोला मैं नहीं दे सकता, या हो सकता है आप बोले कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, तो वो होता है डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क। हमेशा काउंटर पार्टी और लिक्विडिटी से क्वेश्चंस आते हैं, और काउंटर पार्टी से हमेशा क्वेश्चन आएगा। काउंटर पार्टी का मतलब है कोई भी पार्टी, मैं हूं आप हो, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी डिफॉल्ट कर सकता है। मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास सिक्योरिटीज नहीं है, ठीक है, मैं गया बोले गोल्ड नहीं है, हो गया लॉस मुझे। वो मेरे लिए गोल्ड रखे, मैं बोल दिया पैसे नहीं है, उनको भी लॉस हो गया, वो दूसरे पार्टीज को सेल नहीं कर पाए, तो काउंटर पार्टी रिस्क होता है। ठीक है, तो जो काउंटर पार्टी रिस्क है उसका जो लिमिटेशन है, जैसे लिक्विडिटी और काउंटर पार्टी रिस्क, उसके कारण फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इज अ एग्रीमेंट मेड थ्रू अ ऑर्गेनाइज एक्सचेंज। एक ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में बाय और सेल कर रहे हो फिक्स अमाउंट ऑफ कमोडिटी और फाइनेंशियल असेट्स ऑन अ फ्यूचर डेट एट एग्रीड प्राइस। ठीक है, तो यहां पे स्टैंडर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है, और इनकी जो सेटलमेंट की गारंटी है वो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशंस लेते हैं। जो बाय करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, जो सेल करते हैं उनको शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं, लॉन्ग फ्यूचर शॉर्ट फ्यूचर्स। ठीक है, और दोनों को, बायर और सेलर दोनों को इनिशियल मार्जिन पेड करनी होती है। ठीक है, एक्सचेंज में ट्रेड होता है, एक्सचेंज मींस बीएससी, एनएससी, निफ्टी, ठीक है, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब जगह एमसीएक्स। तो कॉन्ट्रैक्ट फीचर्स क्या है इसके? कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज थ्रू एक्सचेंज, सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, प्राइस डिस्कवरी होती है, फ्री इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर, बायर हावी है तो प्राइस ऊपर, सेलर हावी है तो प्राइस नीचे, दोनों पार्टीज मार्जिन पेड करते हैं, इनिशियल मार्जिन। क्वांटिटी डिसाइड होती है टूडेज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, इनकी भी कुछ लिमिटेशन होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, क्योंकि लैक, इनके पास बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, तो लिमिटेड अंडरलाइंग सेट्स, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सबसे बड़ा, आपको बाय और सेल में बहुत ज्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत हाई होता है। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी का फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर अक्टूबर 2000 3 अक्टूबर 2024। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट टाइप को क्या बोलेंगे? इंडेक्स फ्यूचर। अंडरलाइंग असेट्स निफ्टी 50, क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 से जो वैल्यू डिराइव हो रही है वो निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू है। एक्सपायरी अक्टूबर 31, 2024। ओपन प्राइस 3 अक्टूबर का, ओपन, हाई, लो, यानी कि उस 3 अक्टूबर को मार्केट फ्यूचर का ये इतना हाई गया, लो गया। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस कितने में क्लोज हुआ, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितने ट्रेड हुए, टर्नओवर क्या है, 30 lakhs। ठीक है, अंडरलाइंग वैल्यू मीन्स क्या हुआ कि निफ्टी का कैश में वैल्यू क्या चल रहा है। ठीक है, तो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, देख ये टर्मिनोलॉजी इसको समझिएगा, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट और अंडरलाइंग प्राइस क्या हुआ। अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट रिफर टू द इंडेक्स और स्टॉक विच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेड, जिसकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रही है। जैसे निफ्टी है तो निफ्टी की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड हो रही है वो निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, तो अंडरलाइंग असेट हुआ निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है, अंडरलाइंग की प्राइस निफ्टी 50 की कैश में प्राइस क्या चल रही है, 25,250। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर, ठीक है, अभी उसका लॉट साइज है 75 का। ठीक है, तो एक लॉट अगर आपको खरीदना है तो 75,
इनटू जो इसकी प्राइस चल रही है फ्यूचर में, जैसे यहाँ पे प्राइस चल रही है 25,475, तो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आई 6,36,893 रुपीज। ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हुई एक कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। अगर आपको बाय करना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, सेल करना है तो भी यही कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ये बस मल्टीप्लाई करना है कि लॉट साइज से जो भी निफ्टी फ्यूचर का प्राइस चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेबी की गाइडलाइन जो आई अक्टूबर 16 अक्टूबर 2023, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट टू वैल्यू बिटवीन 5 and 10 lakhs, ठीक है। करंट जो वैल्यू थी अब क्या हो गई उसकी वैल्यू 15 lakhs, ठीक है। 15 to 20 lakhs हो गई। जो चेंज कब हुआ? नवंबर 2024। ये पॉइंट याद रखिएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी जो पहले 5 to 6 lakhs थी, आज के डेट में 15 to 20 lakhs हो गई। कब से? नवंबर 2024, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल, हमेशा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की 3 साइकिल होती है। एक होती है नियर मंथ, जैसे अभी जो मंथ चल रहा है सितंबर, तो वो हुआ नियर। नेक्स्ट हुआ अक्टूबर, और फार मंथ हुआ नवंबर। लेकिन इस एग्जांपल में अपन अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, तो नियर मंथ हुआ अक्टूबर, नेक्स्ट मंथ हुआ नवंबर, और फार मंथ हुआ दिसंबर। तो 3 साइकिल, ठीक है। निफ्टी के 3 साइकिल। बीएससी भी सेम ऑफर करता है, मंथली एक्स वेल एज वीकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सपायरी डे क्या है? एक्सपायरी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है वो क्लोज हो गया उस दिन, क्लोज, खत्म, वो सीज टू एग्जिस्ट, अब उसके बाद उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। सेटल्ड, फिनिश, खत्म, आज हो गया सब खत्म। तो थर्सडे होता है, लास्ट थर्सडे, मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है उसमें बहुत से लोग उसको रोल ओवर करते हैं। रोल ओवर कैसे करते हैं? आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट को लॉन्ग कर दिया, और साइमल्टेनियसली अपने नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर दिया, तो उसको बोलते हैं रोल ओवर। लास्ट थर्सडे, अगर हॉलीडे है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, तो लास्ट वेडनेसडे को होगा, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर अगर थर्सडे को है, उस दिन कोई हॉलीडे पड़ा, तो वेडनेसडे को होगा, फ्राइडे को नहीं होगा, ठीक है। और अक्टूबर का अगर खत्म हो गया तो नवंबर हो गया नियर मंथ, ठीक है। दिसंबर हो गया नेक्स्ट मंथ, और जनवरी की एक सीरीज शुरू हो गई, उसे बोलते हैं फार मंथ, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी है। टिक साइज कितनी होती है निफ्टी में? 5 पैसा, ठीक है। इतना मिनिमम कोटेशन अलाउ रहता है। जिसमें लिक्विडिटी हाई होती है उसके टिक साइज भी कम होते हैं, ठीक है। डेली सेटलमेंट कैसे होता है? डेली सेटलमेंट प्राइस, जो लास्ट हाफ एंड आवर का वेटेज एवरेज प्राइस होता है, उसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेट होता है डेली बेसिस में। अगर आज आपने निफ्टी फ्यूचर खरीदा, तो लास्ट हाफ एन आवर के वेटेज एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट आपको सेम डे मिल जाएगा, डेली सेटल। और नेक्स्ट डे आपकी कॉन्ट्रैक्ट जहां पे क्लोज हुआ मार्केट, वहां से आपकी शुरू होगी, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट कैसे होता है? फाइनल सेटलमेंट होता है अंडरलाइंग इंडेक्स की जो वैल्यू है लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी, एक्सपायरी डे में जो कैश में चल रहा है या अंडरलाइन की प्राइस चल रही है, उसी प्राइस पे सेटल्ड होता है। ट्रेडिंग आवर्स होते हैं 9:15 to 3:30, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। 2 टाइप्स के हॉलीडे होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग, दूसरे होते हैं क्लियरिंग। ट्रेडिंग हॉलीडेज में कोई ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होती। क्लियरिंग हॉलीडेज में एक्सचेंज ओपन होता है, लेकिन ट्रेडिंग आप कर सकते हो, लेकिन सेटलमेंट एंड क्लियरिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि बैंक क्लोज रहते हैं, तो वो क्लियरिंग हॉलीडे होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आता है, ट्रेडिंग हॉलीडे क्लियरिंग हॉलीडे से क्वेश्चंस आते हैं, तो ट्रेडिंग आवर्स हुआ ये। देखिए एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है बीएससी सेंसेक्स फ्यूचर का, इसका भी क्वेश्चंस आते हैं, सेम क्वेश्चंस।
BSE सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज 10, टिक साइज हुआ 0.05, 7 सीरियल वीकली, 3 सीरियल मंथली। ये भी आते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइकिल 7 सीरियल वीकली। ट्रेडिंग आवर सबका सेम है। एक्सपायरी लास्ट फ्राइडे ऑफ मंथ। वीकली कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे एक्सपायरी। अभी चेंज हो गया क्या? नहीं हुआ है, ठीक है। ये हुआ BSE कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। ये भी पढ़ना है आपको, डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर 3 को हल्के में नहीं लेना है। चैप्टर 3 को आप वर्कबुक से पढ़ेंगे तब आपको 80 से ऊपर नंबर आ सकते हैं, ठीक है। फिर होता है बेसिस। यस। सर वीकली अगर देखा जाए सेंसेक्स का तो अब अभी पहला जो था सर तो ट्यूसडे को था, अभी चेंज हाँ, करके थर्सडे को कर दिया है। थर्सडे। हाँ सर, एक्चुअल में तो हाँ रॉन्ग है। हाँ, ये तो बुक है ना, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बाद जो चेंज हुआ है ना, उसको अपने को हाँ याद रखना है, ठीक है। जो अभी लेटेस्ट चेंज हुआ है ना उसको याद रखना है, इसलिए मैंने बोला कि अभी कुछ चेंजेस हुए। तो अभी क्या हो गया? थर्सडे। हाँ। और निफ्टी का क्या हो गया है? ठीक है। ट्यूसडे, है ना। हाँ। तो हाँ इसको याद रखना है। वैसे इससे जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन अपने को नॉलेज रखना है। क्या होता है कि ये वर्कबुक ना 3 महीने में, 4 महीने में एक बार अपडेट हो जाती है। तो जो ये लेटेस्ट लास्ट की वर्कबुक है उसके अकॉर्डिंग है। अभी जो और न्यू अपडेट आएगा उसमें हो सकता है कि यहाँ पे जो अपडेट है उसको चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो अपने को याद रखना है, क्योंकि हम तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, हमको हर चीज याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे जो बुक में दिया है, कई बार ये इसी से वो लोग क्वेश्चन भी छाट देते हैं, दिक्कत ये हो, ठीक है। कोई इशू नहीं है। थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन सर। आप मार्केट में अच्छे एक्टिव हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो बेसिस से क्वेश्चन आता है। अब बेसिस क्या होता है पता है? जो स्पॉट प्राइस है, मींस कैश में प्राइस चल रहा है 100, फ्यूचर में प्राइस चल रहा है 102, तो दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड स्पॉट प्राइस इज कॉल्ड बेसिस, ठीक है। अगर फ्यूचर प्राइस ग्रेट है, फ्यूचर प्राइस ज्यादा है स्पॉट से, जो जैसा इस एग्जांपल में दिख रहा है, तो बेसिस ऑफ असेट इज निगेटिव। अगर स्पॉट प्राइस इज ग्रेट है, स्पॉट प्राइस ज्यादा 102 है, फ्यूचर 100 है, तो बेसिस फॉर असेट इज पॉजिटिव, ठीक है। ये आएगा आएगा, हमेशा आता है ये क्वेश्चन बेसिस से रिलेटेड, ठीक है। ये भूलना नहीं है, ठीक है। और ये भी एक चीज है कि बेसिस फॉर 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए सितंबर चल रहा है, नेक्स्ट अक्टूबर और नवंबर, तीनों कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिस है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ बेसिस इज इनकम्प्लीट अंटिल वी डिफाइन द बेसिस विज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के मंथ के अनुसार भी डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बेसिस, ओके। और मार्केट के टेन्योर में, यानी कि कभी ये निगेटिव कभी पॉजिटिव हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्यूचर प्राइस या स्पॉट प्राइस के मूवमेंट के अनुसार अकॉर्डिंग ये निगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन इट बिकम अ जीरो एट मैच्योरिटी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जीरो हो जाता है मैच्योरिटी के दिन। एक्सपायरी वाले दिन दोनों का जो डिफरेंस है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं रहता, जीरो हो जाता है, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ कैरी। ये आपको थोड़ा सा नई चीज लग रही होगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैरी, ये रिलेशन होता है प्राइसिंग बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। जैसे अपन कमोडिटीज खरीदते हैं ना, कमोडिटीज खरीदते हैं, जैसे गोल्ड खरीदा आपने फ्यूचर के डेट में 2 महीने के बाद का, ठीक है। अभी चल रहा है सितंबर, आपने अक्टूबर नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैरी भी चार्जेस किए जाते हैं। इसका मेरा मतलब है स्टोरेज कॉस्ट इन कमोडिटीज मार्केट एंड इंटरेस्ट। क्यों? इंटरेस्ट का मतलब है मार्केट ये मानता है कि जो पैसे आपने मार्केट में लगाए हैं वो कहीं ना कहीं से आपने लोन लिया है, ठीक है। और आपको वो पेड करना है फिनेंस को, मींस जिससे आपने लोन लिया उसको पेड पेड करेंगे, तो वो कैरी द असेट टिल डिलीवरी, ठीक है। और इसमें इनकम जो अर्न होती है, जैसे डिविडेंड, जैसे स्टॉक को अपन रखते हैं तो इनकम जो अर्न होती है
उसको माइनस किया जाता है होल्डिंग पीरियड से। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल से कॉस्ट ऑफ कैरी आपको समझ में आएगा कि एबीसी एक स्टॉक है, वो ट्रेड हो रहा है 100 रुपीज में कैश मार्केट में। आप चाहते हैं उसको बाय करना, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने 100 रुपीज बोरो कर लिया 6% पर एनम इंटरेस्ट से। ठीक है, और आपने उसे होल्ड किया 1 ईयर के लिए। ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंपनी दे रहा है 200% डिविडेंड ऑन इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू उसका 1 रुपीज है, मीन्स डिविडेंड 2 रुपीज मिला। तो नेट कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होगा? 100 रुपीज तो ठीक है, इंटरेस्ट आप पेड कितना करेंगे? 100 में 6% पर एनम इंटरेस्ट लग रहा है तो 6 रुपीज, और डिविडेंड आपको मिल रहा है 2 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैरी कितना आया? 4 रुपीज। ओके, तो ब्रेक इवन फ्यूचर प्राइस कितना हो सकता है? 104। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैरी सभी पार्टिसिपेट के लिए अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट पार्टिसिपेट, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिसिपेट। एनी डाउट कॉस्ट ऑफ कैरी? नो क्वेश्चन? यस। देखिए ऐसे ही समझते जाना है, धीरे धीरे आराम से। चैप्टर 3 और 4 सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी लेगा, और यहीं से आपका 80% प्लस स्कोर आएगा। ठीक है, मैं चाहूं इसको नोट्स में ना चैप्टर 3 और 4 एक दिन में कंप्लीट करा सकता हूं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कि मुझे आप सभी को प्रॉपर नॉलेज देते हुए आगे बढ़ना है, कि ये आपको लाइफ टाइम काम है। ठीक है, लाइफ टाइम आपके काम है। कॉस्ट ऑफ कैरी आप कभी नहीं भूलोगे अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया होगा तो। ठीक है, फिर होता है मार्जिन अकाउंट। मार्जिन कैसे मिलती है? देखो, पहला एक्सचेंज लेती है गारंटी सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड। ठीक है, लेकिन कौन लेता है? काउंटर पार्टी कौन होता है? क्लीयरिंग हाउस। ठीक है, कोई भी डिफॉल्ट किया तो एक्सचेंज गारंटी लेती है, मीन्स एक क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन होता है एक्सचेंज का वो। तो अगर आप बाय करो या सेल करो एफएनओ में, ठीक है, तो आपको इनिशियल मार्जिन पेड करनी होगी। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया है कि एक लॉट साइज की वैल्यू है 5,56,000, तो आपको, आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए 10% मार्जिन है, तो आपको 55,000 अप्रोक्सीमेटली आपको, अगर आप लॉन्ग हो रहे हो तो इतनी मार्जिन, इसका 10% आपको देना होगा, तब आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, इसमें ब्रोकरेज का और ये सब चीजें नहीं जोड़ी गई है, केवल इनिशियल मार्जिन जोड़ी गई है। तो बोथ बायर एंड सेलर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे इनिशियल मार्जिन। ठीक है, क्योंकि दोनों क्यों पेड करते हैं पता है आपको? क्योंकि दोनों के पास ऑब्लिगेशन होता है। बायर के पास भी ऑब्लिगेशन होता है फ्यूचर में, और सेलर के पास भी होता है। ठीक है, सेकंड होता है एमटी, मार्किंग टू मार्केट। ठीक है, हेलो जो, यस यस। सर, ये भी सर फिर से बता दीजिए एक बार। क्या चीज? इससे पहले वाला ये सर जो भी आप बता रहे थे, ये समझ में नहीं आया थोड़ा। देखो, आप, आपके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है? मान लो एक निफ्टी फ्यूचर को आप लॉन्ग कर रहे हो। ठीक है, तो आपको 5,56,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, तो आपको लॉन्ग करना है फ्यूचर में, तो इसका 10% आपको देना पड़ेगा इनिशियल मार्जिन। तो 5,56,000 का 10% कितना हो रहा है? 55,625। और आप बाय कर रहे हो और कोई सेल कर रहा है, दोनों को पेड करना होगा। बायर एंड सेलर दोनों पेड करते हैं मार्जिन। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऑनर ऑब्लिगेशन होता है ऑनर कर कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, फ्यूचर मार्केट में मार्किंग टू मार्केट, एमटीएम क्या होता है? मार्किंग टू मार्केट, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछता है एमटीएम। तो फ्यूचर मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मेच्योरिटी होती है फॉर सेवरल मंथ। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको हो रहा है, आपने लॉन्ग पोजीशन लिया, आपको प्रॉफिट हुआ और मान लो आपको लॉस हुआ, तो वो डेली सेटल्ड होते हैं। एमटीएम जो होता है डे टू डे बेसिस पे सेटल होता है, इसलिए इसको मार्क टू मार्केट सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एक्सचेंज कलेक्ट करती है मार्जिन,
लॉस मेकिंग पार्टिसिपेंट से, जिसका लॉस हुआ उससे कलेक्ट करेगी, जिसको जिसको प्रॉफिट हुआ उनको दे देगी ऑन डे टू डे बेसिस। ठीक है, डे टू डे बेसिस में। सपोज आपने निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, जिसमें आपने 55,625 इनिशियल मार्जिन पेड की, आपने 22,250 में लॉन्ग किया था, लेकिन मार्केट क्लोज हुआ 58 पॉइंट ऊपर, यानी कि आपके बाइंग प्राइस से ऊपर, तो आपको 22,308 रुपए में क्लोज हुआ, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 58 रुपीज का। टोटल प्रॉफिट हो रहा है 14,468 सेम डे में, तो उतना आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। न्यू पोजीशन आपकी शुरू कहां से होगी? बाय नेक्स्ट डे आपकी पोजीशन शुरू होगी 22,308। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए प्लीज। डेली सेटलमेंट होता है, आपको जो प्रॉफिट होगा आपको क्रेडिट हो जाएगा। आपको लॉस हो रहा है तो जितना लॉस है वो आपके मार्जिन से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो आपको क्रेडिट, लॉस होगा तो जितना आपका लॉस है सामने वाले का प्रॉफिट है उतना डेबिट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डे टू डे सेटलमेंट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। बहुत से लोगों को मार्केट में नहीं पता है, आप पूछ लेना, बहुत से लोग जो मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको ये भी नहीं पता होता है, ट्रस्ट मी। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ट्रेडेड। कितना ओपन इंटरेस्ट? ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है। मींस मैंने बाय किया लेकिन मैं अभी भी मार्केट में बाय की पोजीशन में हूं, मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है। आपने सेल किया है, आपने शॉर्ट किया है मार्केट को, फिर भी आप अपनी पोजीशन में खड़े हो, आउटस्टैंडिंग है, आपने सेटल नहीं किया अपना पोजीशन, तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ लॉन्ग फ्यूचर एज वेल एज द नंबर ऑफ शॉर्ट फ्यूचर। एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, दोनों को मिला के एक ओपन इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, लेवल ऑफ ओपन इंटरेस्ट से आप मार्केट की डेप्थ का पता लगा सकते हो कि अब बहुत सारे बायर खड़े हैं ओपन इंटरेस्ट लेके, मींस मार्केट में तेजी बन सकती है। बहुत सारे सेलर्स खड़े हैं मार्केट में, यानी कि इसका मतलब है कि मार्केट में वीकनेस है, क्योंकि इतने लोग इनिशियल मार्जिन पेड करने के बाद भी, इतना रिस्क लेने के बाद भी मार्केट में खड़े हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है कितना ट्रेड हुआ, कितनी एक्टिविटी हुई, बाय सेल सेल बाय बाय सेल। एक दिन में कितना ट्रेड हुआ, एक वीक में, एक मंथ में, ओवर अ टाइम, इंटायर लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने वॉल्यूम ट्रेड हुए। अभी देखिए ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए कैसा है। 1 मार्च को ए ने शॉर्ट किया 50 कॉन्ट्रैक्ट, बी ने लॉन्ग किया 50 कॉन्ट्रैक्ट, ओपन इंटरेस्ट कितना बना 50। ठीक है, 50 एप्पल है, एक ने बाय किया एक ने सेल किया, 50 हुए ना, वॉल्यूम 50 हुई। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ए ने शॉर्ट किया 50, बी ने लॉन्ग किया 50, टोटल ओपन इंटरेस्ट 50, टोटल डे एक दिन का वॉल्यूम बना 50। नेक्स्ट डे 2 तारीख को सी ने लॉन्ग किया 100, डी ने शॉर्ट किया 100। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट लास्ट डेट था 50, 100 ऐड हो गया तो टोटल 150 ओपन इंटरेस्ट हो गए। वॉल्यूम कितना हुआ? 100। ठीक है, 3 मार्च को ए ने जो शॉर्ट किया था उसको उसने स्क्वायर ऑफ कर लिया, उसने बाय बैक कर लिया, लेकिन ए की जगह ई ने शॉर्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो ओपन इंटरेस्ट रिमेन 150, वॉल्यूम कितना? 50। 4 मार्च को सी सी ने जो 2 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसने अपनी 100 कॉन्ट्रैक्ट है उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, और डी ने भी अपनी पोजीशन को क्लोज कर ली 100, तो ओपन इंटरेस्ट अब कितना हो गया? 50, वॉल्यूम 100। ये समझ में आया आपको कैसे हुआ? सर प्लीज एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, ओके, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ट्रस्ट मी, यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड। 1 मार्च को
ए है, ए नाम का एक इंसान है, उसने 50 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, बी ने 50 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, एक शॉर्ट कर रहा है एक लॉन्ग कर रहा है, टोटल ओपन इंटरेस्ट 50, ट्रेडिंग वॉल्यूम 50। सेकेंड सेकेंड डे ऑफ ट्रेडिंग सी ने लॉन्ग किए 100, एक डी नाम का इंसान है उसने 100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, तो 100 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हो गए यहां 50 के साथ, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया 150। वॉल्यूम कितना हुआ 100, तो वॉल्यूम उस दिन का हुआ टोटल 100, क्योंकि एक ने बाय किया एक ने सेल किया। 3rd ऑफ मार्च को ए जिसने शॉर्ट किया था उसने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया, बाय बैक कर लिया, लेकिन ए की जगह एक नया इंसान ई उसने 50 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए, तो ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम 50। 4th ऑफ मार्च को सी ने लॉन्ग किया पोजीशन, ठीक है, सी जो लॉन्ग पोजीशन में थे उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, डी ने भी जो शॉर्ट पोजीशन ली थी उसको भी उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर ली, तो 100 जो ओपन इंटरेस्ट है वो माइनस हो गए यहां से, तो ओपन इंटरेस्ट जो 150 था वो गिर के 50 हो गया। वॉल्यूम सेम डे का कितना हुआ 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इस रिकॉर्डिंग को 50 बार देखिएगा, ठीक है, 50 बार 100 बार जितने बार देखना है, लेकिन इसको समझ जाइएगा, ये आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, और अगर आपको ओपन इंटरेस्ट नहीं पता हो चलेगा ना तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे सर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फिर देखिए प्राइस बैंड से भी एक क्वेश्चन आता है, प्राइस बैंड से क्या क्वेश्चन आते हैं कि फ्यूचर जैसे एक को स्टॉक है वो 100 रुपीज प्राइस है, अगर उसका प्राइस बैंड तय है 10%, तो सेम डे में वो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 90 से 110 के बीच नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, आज वो क्लोज हुआ 100 में, कल उसकी जो ट्रेडिंग रेंज होगी वो 90 टू 110 के बीच होगी, क्योंकि उसका प्राइस बैंड है 10%, ठीक है। प्राइस बैंड डिसाइड होता है बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस ऑफ अंडरलाइंग इन द कैश मार्केट, ठीक है। अगर टुडे इज द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अगर, लेकिन प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर आपकी कैश में जो हुई है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो फर्स्ट डे ट्रेड करेगा, ठीक है। 10% समझ में आया, लेकिन देखिए फ्यूचर में कोई प्राइस बैंड होता नहीं है, 40% भी स्टॉक गिरते हैं, लेकिन एक बार में 40% खुलते साथ मार्केट कोई नहीं, 40% एक बार में नहीं गिरता है, 10 गिरता है फिर 10 गिरता है, कई बार 20 गिरता है फिर 20 गिरता है, कई बार देखा होगा आपने स्टॉक जो 40% 40% तक गिरते हैं, 45% तक गिरते हैं, एफएनओ के स्टॉक ही गिरते हैं बस, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? प्राइस बैंड से भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स, अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा। अगर बैंड्स, ठीक है, इसमें क्या होता है जहां 10% हुआ हॉल्ट हो जाती है ट्रेडिंग कुछ समय के लिए, ठीक है, और प्राइस बैंड एक्सपेंड भी होता है लेकिन एक्सचेंज के डायरेक्शन के अनुसार। एनी क्वेश्चंस? अब देखिए पोजीशन इन डेरिवेटिव मार्केट, लॉन्ग और शॉर्ट यही दो पोजीशन होती है, ओपन पोजीशन होती है 3। ओपन मीन्स हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड बाय पोजीशन, मैंने बाय किया लेकिन अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, ठीक है, मैंने बाय किया और अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, मैंने निफ्टी फ्यूचर को बाय किया आज, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, लॉन्ग पोजीशन कहते हैं, जैसे बाय करना मीन्स लॉन्ग पोजीशन, सेल करना मीन्स शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने सेंसेक्स के 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, तो वो लॉन्ग हुए 5 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। मिस्टर वाई हैं जिन्होंने 4 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर बाय किया, तो वो हुए लॉन्ग पोजीशन इन 4 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर।
शॉर्ट मीन्स मैंने सेल किया, ठीक है, तो शॉर्ट पोजीशन। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं ना तो उस समय जो एग्जाम लेने वाला है थोड़ा लॉजिक लगा देता है यहाँ पे। अब लॉजिक कैसा सेंस है देखिएगा। वो ओपन पोजीशन पूछता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं ओपन पोजीशन से रिलेटेड। कैसे ओपन पोजीशन? या तो आपने बाय किया है या तो शॉर्ट किया है इन वेरियस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने 5 कॉन्ट्रैक्ट इंफोसिस के शॉर्ट किए हैं और 3 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं रिलायंस फ्यूचर। तो आज के दिन में उनकी पोजीशन क्या है? 5 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट इन इंफोसिस, 3 लॉन्ग इन रिलायंस। नेक्स्ट डे उन्होंने 2 इंफोसिस कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए वापस से। तो यहां तो शॉर्ट था तो बाय किया, तो अब क्या पोजीशन हो गई उनकी? ओपन पोजीशन 3 इंफोसिस लॉन्ग शॉर्ट और 3 रिलायंस लॉन्ग। क्लियर? ओके, क्लियर है ना? यहां तक आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग मार्केट में एक्टिव हैं, लेकिन ऐसे ही कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, तैयारी अच्छे से करनी। नेकेड एंड कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन क्या होता है? नेकेड मींस होता है फ्यूचर मार्केट में अपन पोजीशन लेते हैं लॉन्ग और शॉर्ट की इन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हमारे पास कैश में या डीमेट अकाउंट में या अंडरलाइंग असेट्स में हमारी कोई पोजीशन नहीं होती है, हमारे पास नहीं है वो स्टॉक, तो भी अपन लॉन्ग शॉर्ट कर लिए। ठीक है? कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? कैलेंडर मींस कैलेंडर, कैलेंडर मींस कैलेंडर। ये मंथ एक कैलेंडर मंथ हुआ, नेक्स्ट हुआ नेक्स्ट कैलेंडर। तो अभी चल रहा है सितंबर, नेक्स्ट है अक्टूबर। तो मैंने क्या किया? कॉम्बिनेशन कर लिया, 2 पोजीशन। सितंबर में लॉन्ग कर लिया, अक्टूबर में बाय कर लिया, या सितंबर में बाय शॉर्ट कर लिया और अक्टूबर में बाय लॉन्ग कर लिया। ठीक है? डिफरेंट मैच्योरिटी, यानी एक मैंने लॉन्ग किया है वो सितंबर में, शॉर्ट किया है अक्टूबर में, या लॉन्ग शॉर्ट किया है सितंबर में, लॉन्ग किया है अक्टूबर में, तो दोनों मंथ में। ठीक है? नियर मंथ और नेक्स्ट मंथ। ठीक है? दोनों को मिला के, या नियर मंथ या फार मंथ, दोनों दोनों सीरीज को लेकर। ठीक है? तो इसको बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है? ओपनिंग अ पोजीशन, आपकी पोजीशन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो सकती है क्लाइंट के अनुसार। क्लोजिंग मीन्स मैंने बाय किया था लेकिन अब मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। स्क्वायर ऑफ कर लिया मीन्स सेल कर दिया उसको। मैं सेल किया था तो वापस से बाय कर दिया, तो लॉन्ग और शॉर्ट क्लोज। मेरी मार्केट में अब कोई पोजीशन नहीं है, मैं निकल चुका हूं मार्केट से, क्लोज हो गया, शटर क्लोज, दुकान बंद। बोलते हैं ना दुकान बंद हो गई, अब मैं हो गया, मेरी ट्रेडिंग खत्म हो गई, अब चलो घर चलते हैं, रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं, तो क्लोज। अब मैं उठ के मार्केट कहीं भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। पहला होता है फॉर ऑपरेशन मैकेनिज्म फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का। तो फॉरवर्ड ट्रेड नहीं होते हैं एक्सचेंज में, फ्यूचर ट्रेड होते हैं। इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या होता है? फॉरवर्ड का टेलर मेड, मैंने और आपने मिलके बना लिए अपने मन से कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? लेकिन एक्सचेंज में स्टैंडर्ड का कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट साइज, सब स्टैंडर्ड। काउंटर पार्टी रिस्क होता है फॉरवर्ड में, लेकिन अगर कोई गारंटी दे दे तो बात अलग है, तो ठीक है, गारंटर की भी क्या गारंटी है कि वो करेगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है? क्लीयरिंग एजेंसी गारंटी लेती है। काउंटर पार्टी कोई डिफॉल्ट किया तो क्लीयरिंग एजेंसी गारंटी लेती है, एश्योर करती है कि हम देंगे। लिक्विडिटी प्रोफाइल, फॉरवर्ड में सबसे कम लिक्विडिटी होती है, फ्यूचर में स्टैंडर्ड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसलिए हाईली लिक्विड होता है। प्राइस डिस्कवरी फॉरवर्ड में नहीं, फ्यूचर में यस होती है। अच्छा, बहुत अच्छी प्राइस डिस्कवरी होती है, क्योंकि बहुत सारे बायर एंड सेलर्स बैठे रहते हैं, आते हैं सुबह 9:15 जैसे घंटी बजी शुरू हो गए ट्रेड। लेकिन यहाँ फॉरवर्ड में अपने को क्या पता कौन कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है फॉरवर्ड में,
फ्यूचर में अपने को नेशनल वाइड इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसलिए कभी देखना अचानक से बूम, अचानक से नीचे बूम, दोनों तरफ। ठीक है, तो इसको यहां तक पढ़िएगा और अच्छे से, अगर आपको आता है तो भी